नमस्कार। इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कला के उस शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। मेरा मतलब है बिल्कुल शुरुआत से, प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं की कच्ची दीवारों से लेकर आज के मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट मास्टरपीस तक सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम इस सफर को 5 अहम पड़ावों पे बांटेंगे। शुरुआत होगी कला के आरंभ से, फिर हम गुफाओं के स्वर्ण युग में चलेंगे, उसके बाद शाही कैनवस का रुख करेंगे, वहां से आधुनिक कला के उदय को देखेंगे और अंत में कला के मूल दर्शन यानी फिलॉसफी को समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है कला का आरंभ, प्रागैतिहासिक कैनवस और सिंधु घाटी की सभ्यता। अब देखिए, ये बात सच में हैरान करने वाली है कि कैसे 20वीं सदी में हुई कुछ बड़ी खोजों ने अचानक से हमारे सामने हजारों साल पुराना इतिहास खोल कर रख दिया। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता मिली, 1932 में पंचमढ़ी की कलाकृतियों को खोजा गया और फिर 1957 में भीमबेटका सामने आया। इन खोजों ने मानो हमारी ऐतिहासिक समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और जब हम इन खोजों की बात करते हैं तो इनका पैमाना देखिए। अकेले मध्य प्रदेश के भीमबेटका में लगभग 600 गुफाएं हैं। जी हां, 600। और इनमें से करीब 275 गुफाओं में गेरू यानी लाल रंग से बने शिकार के कमाल के दृश्य मौजूद हैं। जरा सोचिए, उन शुरुआती इंसानों के लिए यही चट्टानें उनका पहला कैनवस हुआ करती थीं। खैर, उन कच्ची चट्टानों से आगे बढ़कर जब हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचते हैं तो एक गजब का परफेक्शन देखने को मिलता है। चाहे वो मोहनजोदाड़ो से मिली सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर की वो मशहूर डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति हो, हड़प्पा से मिला स्टीयरटाइट पत्थर का दाढ़ी वाला योगी हो, या फिर लोथल का वो प्राचीन बंदरगाह, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, ये सब बताते हैं कि वो समाज कितना ज्यादा विकसित और स्किल्ड था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, गुफाओं का स्वर्ण युग, पत्थरों पर उकेरी गई पवित्र कहानियां। अब हम भीमबेटका के उन सैकड़ों प्राकृतिक गुफाओं से निकलकर एक बिल्कुल अलग दौर में आ गए हैं, अजंता की गुफाएं। यहां कोई कच्चापन नहीं है, बल्कि ठीक 30 बेहद सोच समझकर और बारीकी से तराशी गई बौद्ध गुफाएं हैं। 1819 में जब जॉन स्मिथ ने इन्हें खोजा तो समझ लीजिए भारतीय कला के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया था। और अजंता के सबसे खास बात क्या है? वो है उनकी तकनीक। यहाँ कलाकारों ने टेम्परा या फ्रेस्को सेक्को तकनीक का इस्तेमाल किया, मतलब सूखी प्लास्टर वाली सतह पर पेंटिंग करना। इसी कमाल की तकनीक की वजह से अजंता की गुफा नंबर 16 में मौजूद मरणासन्न राजकुमारी या डाइंग प्रिंसेस जैसी मास्टरपीस बन पाईं, जो आज भी एकदम जीवंत लगती हैं। वैसे गुफाओं में कलाकारी करने की ये परंपरा किसी एक जगह या एक धर्म तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरे भारत में फैली। जोगीमारा के सबसे पुराने भित्तिचित्रों से लेकर बादामी की चालुक्यकालीन कला, तमिलनाडु के सित्तनवसल की जैन गुफाएं और एलोरा का वो भव्य कैलाश मंदिर, ये सब मिलकर प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता की एक बहुत ही डायनामिक और विविध गैलरी बनाते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है शाही कैनवस, जहां हम मुगल मिनिएचर और राजपूत रोमांस की बात करेंगे। अब कला गुफाओं की दीवारों से निकलकर राज दरबारों में आ गई थी। मुगल काल में तो जैसे चित्रकला को पंख लग गए। हुमायूं ईरान से फारसी उस्तादों को अपने साथ लाए। फिर अकबर ने एकदम रियलिस्टिक या यथार्थवादी पोर्ट्रेट बनवाने शुरू किए। और जहांगीर का समय, वो तो मुगल कला का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां ने सियाही कलम का इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि ये सिलसिला औरंगजेब के आते ही अचानक रुक गया, क्योंकि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ मुगल शैली में दरबारी जीवन, यथार्थवादी पोर्ट्रेट्स और उस्ताद मंसूर जैसे कलाकारों के सटीक पशु पक्षियों के चित्र थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत और पहाड़ी शैलियों का मिजाज बिल्कुल अलग था। वहाँ आपको बहुत ही चटक और जीवंत रंग, प्रकृति की सुंदरता, रागमाला जैसी संगीतमय थीम और राधा कृष्ण के गहरे प्रेम पर आधारित वैष्णववाद देखने को मिलेगा। दोनों ही शैलियाँ अपनी अपनी जगह बेजोड़ थीं। आइए अब रुख करते हैं अपने चौथे विषय का, आधुनिक कला का उदय, अकादमिक यथार्थवाद से आवांट गाड़े तक का सफर। शाही दरबारों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग यानी पश्चिमी तैल चित्रण तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले पहले कलाकार कौन थे? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से भारतीय कला में पारंपरिक तरीकों और ग्लोबल मॉडर्न तकनीकों का मिलन शुरू होता है। और वो नाम है राजा रवि वर्मा,
1848 में जन्मे इस कलाकार ने सच में एक क्रांति ला दी थी। उन्होंने न सिर्फ भारत में ऑयल पेंट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, बल्कि 1894 में अपनी ओलियोग्राफी प्रेस शुरू की। इसका मतलब था कि अब भारतीय देवी देवताओं के खूबसूरत चित्र बड़े पैमाने पर छप सकते थे और कला सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित न रहकर आम लोगों के घरों तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। राजा रवि वर्मा के बाद तो जैसे भारतीय कला कई नई दिशाओं में बह निकली। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश तकनीक से भारत माता जैसी शानदार पेंटिंग बनाई और पारंपरिक जड़ों को सींचा। नंदलाल बोस ने हमारे भारतीय संविधान को अपने चित्रों से सजाया। असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बने। वहीं अमृता शेरगिल जैसी कमाल की कलाकार ने पश्चिमी पोस्ट इंप्रेशनिज्म और भारतीय विषयों का एक ऐसा जादुई मिक्स तैयार किया जो आज भी हैरान करता है। और रामकिंकर बैज, उन्होंने संथाल परिवार बनाकर पहली आधुनिक आउटडोर मूर्तिकला की शुरुआत की। फिर आया साल 1947, आज़ादी का साल, और इसी साल मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग की नींव रखी गई। FN सुजा इसके सचिव थे। MF हुसैन, जिन्होंने जमीन जैसी पेंटिंग बनाई और अपने घोड़ों के चित्रों के लिए मशहूर हुए, और SH रजा, जिनकी ज्यामितीय कला और बिंदु से उनका लगाव दुनिया जानती है। इन लोगों ने पिछली सारी एकेडमिक परंपराओं को तोड़कर एक बिल्कुल नया, निडर और आजाद भारतीय आधुनिकतावाद खड़ा किया। और अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से की ओर, कला का दर्शन, कला के तत्व और षडंग। इतने विशाल इतिहास को समझने के लिए हमें उस थ्योरी को समझना होगा जो इन सभी कलाकृतियों की नींव है, और वो है षडंग, यानी भारतीय चित्रकला के 6 अंग। 11वीं-12वीं सदी में यशोधर पंडित ने कामसूत्र की अपनी जयमंगला टीका में इसके बारे में बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले लिखे गए ये नियम आज भी भारतीय विजुअल आर्ट्स की फिलॉसफी तय करते हैं। अगर आपको कोई मास्टरपीस बनानी है तो इन स्टेप से गुजरना ही होगा। पहला, रूप भेद यानी आकारों का अंतर समझना। दूसरा, प्रमाणम या सही अनुपात तय करना। तीसरा है भाव यानी कला में इमोशन डालना। और चौथा, वर्णिका भंग, मतलब रंगों का सही और मास्टरफुल इस्तेमाल। जब ये सब मिलते हैं तब जाकर एक पेंटिंग तकनीकी रूप से सही और भावनात्मक रूप से जीवंत बनती है। और ये नियम उन चीज़ों पर लागू होते हैं जिन्हें हम कला के मूल तत्व कहते हैं, जैसे प्राथमिक रंग, लाल, पीला, नीला, या फिर गर्म रंग, रंगों का टोन और उनका टेक्सचर जिसे महसूस किया जा सके, क्षैतिज रेखाएं जो शांति दिखाती हैं, और सबसे अहम हमारे 8 रस, जैसे रौद्र या क्रोध जिसका रंग लाल है। आप देखिए, अजंता के कलाकारों से लेकर आज के मॉडर्न पेंटर्स तक हर किसी ने दर्शकों से बात करने के लिए इन्हीं टूल्स का, इन्हीं तत्वों का इस्तेमाल किया है। तो इस पूरे सफर के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। सोचिए, अगर प्राचीन षडंग के सिद्धांतों ने हजारों सालों की महान कलाकृतियों का मार्गदर्शन किया है, तो ये 6 नियम कल के उस अनंत डिजिटल कैनवास को कैसे आकार देंगे? जो रंग आज सूख चुके हैं, उनकी फिलॉसफी आने वाले कल में क्या रूप लेगी? ये सच में सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।